प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज के प्रोग्राम में हम दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब, ताल्लुकात बहुत अच्छे थे जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, और उसके बाद हमने देखा कि ताल्लुकात में कुछ कशीदगी भी आई और अब फिर बर्फ़ पिघल रही है। तो कैसे पिघल रही है, ताल्लुकात कैसे बेहतर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में इसकी क्या शक्ल होगी, एक तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो सफारतकारों के साथ गुफ्तगू करते हुए कुछ सफारतकारों से शिकवा किया उनके बिहेवियर के हवाले से और उनकी खिदमात सही तौर पर अंजाम न देने के हवाले से, उस पर अब ख़बरें ये हैं कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग नाराज़ हैं, नाला हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी सबके सामने जो है वो सजनिश क्यों की और उसको टेलीकास्ट क्यों किया गया। तो इस पर हम बात करेंगे, क्या वज़ीर-ए-आज़म ने दुरुस्त किया। अपोजिशन भी अब इस पर तनकीद कर रही है कि वज़ीर-ए-आज़म का रवैया दुरुस्त नहीं था। कुछ साबिक ब्यूरोक्रेट्स भी इस पर जो है वो बात कर रहे हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ठीक किया या उनकी स्ट्रैटेजी गलत थी? अगर सही किया तो कैसे, और अगर गलत किया तो क्या करना चाहिए था? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इरशाद साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ये साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं। और नजमुस साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप साबिक सिफारतकार हैं। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के हवाले से नजमुस साकिब साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, और आ रही है तो कैसे ये ताल्लुकात बेहतर हुए हैं? जी बहुत शुक्रिया असद। इसमें ऐसा है कि आपने कहा कि इमरान खान साहब के आते वक्त जब वो आए इक़्तिदार में तो उस वक्त हालात ठीक थे। मेरा ख्याल है उससे थोड़ी देर पहले अगर हम जाएं 2015 में, तो ये जो यमन वाला वाक़या पेश आया और उसमें पार्लियामेंट में एक फ़ैसला होता है कि उस पर सऊदी अरेबिया हमसे रिक्वेस्ट करता है, हम नहीं कर सकते। उधर से आप चलें और फिर मलेशिया और उसके बाद टर्की और OIC के मामलात कुछ हुए जिसकी वजह से कि रखना पड़ा। यहाँ तक हुआ कि जब ये 5 अगस्त 2019 का वाक़या पेश आता है और यानी कश्मीर हमारे हाथ से मुकम्मल तौर पे निकलता हुआ नज़र आता है, तो उस वक्त सऊदी अरेबिया का जो स्टांस था वो प्रो इंडिया था। लेकिन आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि अब वो बर्फ़ पिघल रही है। और ये जो इस वक्त का दौरा है, इसकी तो इनको इनविटेशन मार्च पे मिली थी इमरान खान साहब को, और इसका एक बहुत बड़ा एजेंडा है। इसमें यूँ समझिए कि खित्ते के हालात और उसमें अमन का हिसाब किताब जो है उसके बारे में बातचीत होगी, इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस पे बात होगी। इसके अलावा आपने यानी नोट किया होगा कि पिछले दिनों एक मैसेज गया था सऊदी अरेबिया की तरफ से MBS का ईरान को, तो ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात की तनाजुर में इसको देखा जाएगा। अब इसमें वो जो $3 बिलियन और $6 बिलियन इस तरह के भी मामलात जो हैं वो आने की तवक्को है। एक बहुत बड़ा डेलीगेशन इमरान खान साहब के साथ है जो कि डेलीगेशन लेवल टॉक्स करेगा। अब इसमें से निकलेगा क्या वो तो हम देखेंगे, लेकिन ये है कि ये बहुत ज्यादा अहम वक्त पे बहुत ज्यादा अहम दौरा है। सही, ठीक है। आपने कहा कि इसका बड़ा एजेंडा है, और ये साहब ये बताएं सर कि इसका, जैसे अभी नजमुस साकिब साहब कह रहे थे कि बड़ा एजेंडा है, आप इसका एजेंडा क्या देखते हैं? किस तरह से आप देखते हैं कि ये बर्फ पिघली कैसे है, ताल्लुकात कैसे बेहतर हो रहे हैं? देखिए, अलाइनमेंट्स हो रही हैं और बड़ी तेजी के साथ हो रही हैं इस खित्ते के अंदर। एक लॉबी जो है अमेरिका की, वो बहुत अहम तरीन तरीके से अमेरिका को ये कायल करने की कोशिश कर चुकी हुई है कि अमेरिका अब जो है वो वाघा से वेलिंगटन तक का इलाका है उसके अंदर अपनी तवज्जो मबजूल करे। अगर वो यहाँ रहता है तो मसला ख़राब हो जाएगा। इजराइल जो है उसने मुकम्मल तौर पर इस खित्ते का चार्ज अमेरिका से ले लिया और वो कहते हैं हम अपने मसलों को खुद हल कर लेंगे और हमारे पास जिस किस्म की डिफेंस कैपेबिलिटी है और जिस तरह के उनके रिसोर्सेज हैं वो खुद को ठीक कर लेंगे। ईरान के साथ दोबारा ताल्लुकात बनाने की कोशिश की गई और हौसी का मामला उसको अमेरिका ने साथ रखा। मसला यह है कि अफगानिस्तान से निकलते हुए क्या करें आप कि वहां पर आपकी प्रेजेंस भी रहे। एक लॉबी अमेरिका के अंदर कहते हैं भूल जाएं अगर आपने चाइना को कंटेन करना है। ये जो मूव है ये बेसिकली ईरान और सऊदी अरब, ये प्रो चाइना मूव है।
प्रो चाइना मूवी थी जो पहली दफ़ा इमरान खान जब पैसे इख्तियार आए थे तो अमेरिका गए थे, सॉरी सऊदी अरब गए थे, तो उन्होंने एक पैसा अरेंज किया था ताकि हम IMF की और वर्ल्ड बैंक की उसके अंदर गल्फ के ना आ जाएं उसके अंदर। सऊदी अरब और ये पूरा इलाका जो है ये मुकम्मल तौर पर बिल्कुल और तरीके से तब्दील हो रहा है, इसीलिए ये इतनी तेज़ी के साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप देखिएगा कि जो क्वाड बना है उसके मुकाबले में 4 लोगों का क्वाड हमारा बन रहा है, और उसने इस खित्ते के अंदर एक बहुत और किस्म की सूरत पैदा करनी है। और जो यूक्रेन का मामला है वो जितना गर्म हो चुका हुआ है, वी आर एंटरिंग इनटू ए बिग वॉर, और उसकी सारी बंदोबस्त है। इसको आप इकोनॉमिक सूरत में न देखें, ये इस वक्त सफबंदियों का वो है सारे का सारा, और उस सफबंदियों के अंदर हर कोई जो है अपने आप को मुख्तलिफ जगह पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा जन साहब, मुझे ये बताएं कि वापस ताल्लुकात आने में बेहतरी, यानी अगर हम बात करें कि सऊदी अरब को पाकिस्तान से क्या शिकवे हो सकते हैं, तो शायद उसमें से एक ये भी था कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखा रहा था, ईरान की तरफ, तुर्की की तरफ, मलेशिया की तरफ। तो क्या अब जब हम देखते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो क्या सऊदी अरब के तमाम शिकवे दूर हुए होंगे? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि इतनी हम जल्दबाजी में ना कहें कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, और मैं उस पर अभी आता हूँ। देखिए, एक बहुत गहरी रिलेशनशिप थी सऊदी अरब की और पाकिस्तान की फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन मेरा ख्याल वो जनरेशन अब सऊदी अरब में भी नहीं है और पाकिस्तान में भी नहीं है। तो अब वो सऊदी अरब जो नॉर्मल नेशंस का तरीका होता है, अपने इंटरेस्ट बेस्ड चीज़, उसको देख रहा है। अब ये जो मूव है ये प्रो चाइना है या प्रो अमेरिका है, इस पर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से फैसला न करें। ये भी पता चल जाएगा आपको 2 हफ्ते में। मेरे अपने अंदाजे में ये प्रो अमेरिका मूव है, और पाकिस्तान को वहां पर बुलाया गया है और वहां पर बताया जाएगा कि अमेरिका बहादुर आपसे क्या क्या चाहते हैं, और उसके जवाब में हम आपको क्या कुछ देने को तैयार हैं। और उसमें डॉलरों की खुशबू महकाई जाएगी, तेल की खुशबू होगी, और बहुत सारे वादे वईद होंगे, लेकिन फिर वेरीफाइबल वो चीज़ें मांगेंगे कि आपने ये कर। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, बल्कि प्रॉब्लम तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन सोचने की बात ये है, पाकिस्तान जिन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता वो है अफगानिस्तान में अमन, जी, सीपैक, जी, चाइना के साथ हमारे रिलेशंस, और यही 3 चीज़ों के ऊपर वहाँ पर उन्होंने आपको प्रेशर में लेकर आना है। देखें, अगर पाकिस्तान से अभी भी कोई ऐसी मुराद मांगी जाए जिसमें वो हमारी सरजमीन इस्तेमाल करके या हमारा एयर कॉरिडोर इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के ऊपर अपना असर रसूख कायम रखना चाहते हैं, तो फिर याद रखें मेरी बात, पाकिस्तान उसी किस्म के मसाइब में घिर जाएगा जैसे कि पहले रहा है। तो पाकिस्तानी लीडरशिप मेरा ख्याल है कि बहुत समझदार हो चुकी है, उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, देख लिया है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि दोबारा उस गड्ढे में ये नहीं गिरेंगे। मैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ज़्यादा इकोनॉमिक या फाइनेंस रिलेटेड विजिट नहीं है, गो के चीज़ें दिखाने वाली वही हैं। तो एक लिस्ट है इंसेंटिव्स की और एक लिस्ट है डिसइंसेंटिव्स की, IMF, FATF, और आपको और आइसोलेट करने के मामला। तो ये सारा कुछ अभी हमने देखना है कि रूस, चाइना, ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान, अफगान तालिबान, ये एक साइड है। दूसरी साइड ये मिडल ईस्ट और अमेरिका और FATF और IMF। तो जकड़े बहुत बुरे तरीके से हुए। बस ये हमने देखना है कि किसी शॉर्ट टर्म एडवांटेज के लिए हम अपना कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ना गवा बैठे। अल्लाह नहीं करेगा कि ऐसा होगा जी। ठीक है, राइट। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस को देख के फैसले करने होंगे। शाह साहब, ये अमेरिका में जो तब्दीली आई, ट्रंप के जाने के बाद बाइडन आए, उससे सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में कितना फ़र्क पड़ा है? ट्रंप के साथ जो ताल्लुकात थे उसके बाद बाइडन के साथ ताल्लुकात में क्या फ़र्क पड़ा है? अमेरिका का इन्फ्लुएंस कितना कम हुआ है? अमेरिका की तरजीहात कितनी बदली हैं? और सऊदी अरब ने क्या अपने आप को रीपोजिशन किया है इस तब्दीली के बाद? देखिए, 1-2 चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ट्रंप के दौर में एक जो अग्रेसिव पॉलिसी अख्तियार कर ली थी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने, अब वो हालात नहीं रहे। यानी पाकिस्तान के हवाले से भी हमारे जो नईम लोधी साहब बात कर रहे हैं, हमारे ताल्लुकात में अगर कोई सर्द मेहरी आई है तो उसके ज़िम्मेदार ना हम थे, हमारी ना नई नस्ल थी, ना सऊदी अरब की नई नस्ल थी, बल्कि
एक अजीब व गरीब एटीट्यूड मोहम्मद बिन सलमान का था, और उसकी वजह से हमारे यहाँ रिजर्वेशंस आई कि ये डिक्टेशन वाला सऊदी अरब का रवैया कभी नहीं रहा। अगर वो कोई बात मनवाना भी चाहते थे तो उस अंदाज में नहीं मनवाते थे कि जी आपके हम शहरी निकाल देंगे और आपका ये कर देंगे और आप अमेरिका जाते हैं तो वापसी पे हम जहाज़ वापस ले लेंगे। ये रवैया कभी ना शाह फहद ने या फैसल ने या खालिद ने या किसी और ने इख्तियार नहीं किया था। ये पहली दफ़ा हमारे साथ सलूक हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी एक पैदा हुआ कि जो इश्यूज़ हैं कश्मीर पर, तो आप किसी सतह पे हमारे साथ ताउन नहीं करते, आपके इंडिया से ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं और सिर्फ इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ताल्लुकात देख रहे हैं। वो हमारे जो ब्रदरहुड थी और बाकी जो तारीख़ी मजहबी मामला थे उसको आपने पसे पुश डाल दिया है। एक तो ये सूरत हाल वहाँ तब्दील हुई है बाइडन के आने से। मोहम्मद बिन सलमान की पोजीशन वो नहीं रही। अमेरिका का जिस तरह आपने आपको वो चहेता कह रहे थे, जो स्पीच की है बाइडन ने उसमें भी वो खुशोगी का मामला उन्होंने उठाया, और उसके बाद ह्यूमन राइट्स की बात की, और वो जो हथियारों की डील है उस पर उन्होंने एतराज़ात किए। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी, ख़ानदान के अंदर एक चपकलिश जो है वो बढ़ चुकी है। ये एक हकीकत है जो इनका रवैया था अपने ख़ानदान के लोगों के साथ। और तीसरा जो है वो इसराइल का इशू है। ख़ानदान के अंदर ये एक अच्छी खासी जो हमारी कम से कम मालूमात हैं, जो हमें लोग बताते हैं, वो ये है कि ख़ानदान में इस इशू पर अच्छा खासा एक इख्तलाफ राय मौजूद है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अकेले हैं सिर्फ जो चाहते हैं कि अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए तो हमें फ़वायद हासिल हो सकते हैं। और चौथी चीज़, जो ओपननेस की पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की है अमेरिका के मशवरे पर, उसकी वजह से भी सऊदी अरब के अंदर जो है एक रेजिस्टेंस पाई जाती है। उनकी जो मजहबी क़यादत है उसके अंदर भी है और उनके ख़ानदान के अंदर भी है कि हम अपना अगर तशख़्ख़ुस बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे तो बाज़ लोग मिसाल देते हैं कज़ाफ़ी की। सऊदी अरब ख़ुद प्रेशर में है और पाकिस्तान और सऊदी अरब अब दोनों तरफ की लीडरशिप, सियासी लीडरशिप भी, मिलिट्री लीडरशिप भी ये समझती है कि हमें मिल बैठ कर जो दरमियान में गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं, जो सूरत हाल कुछ हुई है, तनाव पैदा हुआ है, उसको दूर किया जाए और जिस तरह पहले हम बाहमी मशवरे से मामलात करते थे करने चाहिए। बिल्कुल ठीक। अभी चंद दिन पहले मैं इस्लामाबाद में था, रावलपिंडी में था, तो हमें पता चला कि इसराइल के मामले में हम पर कम से कम सऊदी अरब की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब ख़ुद इंटरनल और आउटसाइड प्रेशर बर्दाश्त कर रहा है और वो फैसला कौन पोजीशन नहीं आई कि वो ख़ुद फैसला कर चुका और हमें प्रेशराइज़ कर रहा हो कि आप भी फैसला फौरी तौर पर करें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम बेहतर पोजीशन में हैं। सऊदी अरब को ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान के बग़ैर और पुराने दोस्तों के बग़ैर अपने तौर पर चलना जो है शायद हमारे लिए भी मुफीद नहीं होगा। और ये चीज़ भी शायद हम बावर कराने में कामयाब रहे हैं मेरी इत्तला के मुताबिक कि जनाब वाला अगर आप पाकिस्तान से कट जाएंगे, ईरान से, तुर्की से, जो और चाइना से कट के बिल्कुल वही उसी पॉलिसी पर चलने की कोशिश करेंगे जो आपने साल 1.5-2 साल पहले चलने की कोशिश की है, तो आपका नुकसान ज़्यादा होगा, हमारा नुकसान ये बिल्कुल सही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग इसको मैं देखना चाहूँगा और रखूँगा अपने मेहमानों के सामने कि ये जो एक पीरियड गुजरा इसमें कशीदगी रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, इसका अगर हम जायज़ा लें तो किसको क्या नुकसान हुआ है और अगर ये ताल्लुकात बहाल होते हैं तो किसको क्या फ़ायदा होगा, यानी दोनों ममालिक का फ़ायदा और नुकसान क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद इन पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। नजमुल साकिब साहब, अभी फवाद चौधरी साहब ने जो इस पर स्टेटमेंट दिया वो कह रहे हैं कि मसला कश्मीर के लिए हम सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान को ये एक्सपेक्टेशंस हैं सऊदी अरब से कि वो मसला कश्मीर में वो पाकिस्तान की हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा? क्योंकि ताल्लुकात जब ख़राब होना शुरू हुए थे तो उसमें एक रीज़न ये भी थी जो शामिद कुरैशी साहब ने फिर एक स्टेटमेंट भी दी थी, उसका खूब जो है वो चर्चा भी हुआ। तो आपके ख्याल में सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा कश्मीर पर?
देखिए असद, इससे पहले कि आपका स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब दिया जाए, ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान इस वक्त किस जगह पे खड़ा हुआ है। हम बातें बहुत करते हैं, अमेरिका को ये करना चाहिए, रूस को ये करना चाहिए, चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, सऊदी अरेबिया को ये तो करना ही चाहिए और हिंदुस्तान को ये नहीं करना चाहिए। उसमें आपने अपनी पोजीशन देखनी होती है कि आपकी नेगोशिएटिंग टेबल पे पोजीशन कैसी है। ठीक। बदकिस्मती से बहुत सारा अरसा हो गया है कि जब आप नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं तो आप रिसीविंग एंड पे होते हैं। आप अपनी कोई बात जो है वो करने के काबिल इसलिए नहीं होते कि आपके ऊपर ऑलरेडी इतने ज्यादा इल्जामात और इतने ज्यादा होते हैं आपके सवालात कि आप उनके जवाबात देने में यानी लगे रहते हैं और आपका जो मेन मकसद है वो बीच में से निकल जाता है। और जब आप मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो आपको ख्याल आता है कि ज्यादातर बातें तो मैं टेबल के उस तरफ बैठे हुए शख्स की या डिग्नेटरी की मान के आया हूं। पहले तो ये आपको देखना है कि अगर आपने खित्ते की सूरत हाल देखनी है तो सिर्फ पाकिस्तान के एंगल से ना देखें कि पाकिस्तान क्या चाहता है, उसमें देखना ये बड़ा जरूरी है कि अमेरिका क्या चाह रहा है, यूरोपियन यूनियन क्या चाह रही है, चाइना और रशिया क्या चाह रहे हैं, हिंदुस्तान क्या चाह रहा है, और फिर मिडिल ईस्ट में खास तौर पे ईरान क्या चाह रहा है, सऊदी अरेबिया क्या चाह रहा है। इसको करने के बाद अब आपकी बात की तरफ आते हैं। देखिए, मुसलमान होना दो मुल्कों का, इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी सारी बातें, आपके सारे पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्टैंड जो हैं वो ये दूसरा मुल्क जो है वो मान जाएगा, ऐसा नहीं होता। असल सूरत हाल ये है कि एक बड़े मुगालते में हम लोग मुब्तला हैं कि एक मुस्लिम उम्मा है जिसमें एक OIC है और उसमें जब हम जाएंगे तो ऐसे जैसे अपने घर आ गए हैं, और उसमें से जो एक गोलमोल सा रेजोल्यूशन निकलेगा उस पर क़यामत बर्पा हो जाएगी। असल ऐसा नहीं है। हमने देखा कि ईरान और इराक की जंग होती है, हमने देखा कि मुख्तलिफ यानी मुस्लिम ममालिक जो हैं, यमन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, कदाफी के साथ क्या हुआ, इजिप्ट में क्या हुआ, उस पे मुस्लिम उम्मा ने क्या किया। इसी तरह से 5 अगस्त 2019 में जब कश्मीर हमारे हाथ से निकलने लगता है या निकल जाता है, तो आप मुझे बताइए कि तुर्की के अलावा या मलेशिया से कमजोर सी स्टेटमेंट के अलावा किस यानी इस्लामी मुल्क ने, या खास तौर पे सऊदी अरेबिया ने तो उल्टा कह दिया जी कि ये उनका अंदरूनी मामला है, ये तो वो जाने और कश्मीर जाने और पाकिस्तान जाने। कहने का मकसद ये है कि बहुत जरूरी है पहले रियलिटीज को एक्सेप्ट करना, और रियलिटीज भी ग्राउंड रियलिटीज। अब इस वक्त ये है कि आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, आपका सर्कुलर डेट है, आप IMF के पास जा रहे हैं, आप फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर बार बार चेंज कर रहे हैं कि किसी तरफ से कोई ठंडी हवा आए। इस सूरत में आप नेगोशिएटिंग टेबल पे रिसीविंग एंड पे हैं, और अगर हमने यहां बैठ के क्वाड को देखना है और ये देखना है जी कि कितने मुल्क इस वक्त क्या पाकिस्तान से चाह रहे हैं, तो जरा मुश्किल सूरत हाल है। मेरी अपनी राय ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें अगर वापस आते हैं, और कश्मीर पे सौदा कोई नहीं होता, अफगानिस्तान की सिचुएशन पे हमारी पोजीशन वही रहती है, इजराइल पे हमारी पोजीशन वही रहती है, तो ये एक मुनासिब और एक कामयाब दौरा होगा अगर इकोनॉमिक सूरत हाल पे पाकिस्तान के हक में फैसला होता है। ठीक है, सही है। और ये साहब, किसको कामयाब दौरा कहा जाएगा? और दूसरा ये कि इसका मतलब ये जो नजमुल साकिब साहब बात कर रहे हैं कि अगर सऊदी अरब को सूट नहीं करता कि वो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करे तो वो नहीं करेगा, और अगर पाकिस्तान कुछ देकर नहीं आता, यानी लेकर भी नहीं आता, लेकिन अगर कुछ देकर नहीं आता तो भी ये कामयाब दौरा होगा। आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं इस लफ्ज़ जो मुस्लिम उम्मा है ना, इसके एक नाजायज इस्तेमाल से बहुत तंग हूं मुद्दत से। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम उम्मा की बात नहीं है, इलाकाई नेशन स्टेट्स हैं जो 1920 में बनाई गई थी। ये सऊदीज हैं, ये इराकी हैं, ये ईरानी हैं, ये कोई मुस्लिम उम्मा का नाम नहीं है। बदनाम करने के लिए मुस्लिम उम्मा का नाम दे देते हैं क्योंकि सारे मुसलमान रहते हैं। क्रिश्चियन यूरोप क्यों नहीं कहते हैं? वहाँ कौन से ईसाई यहूदी रहते हैं? वहाँ सारे के सारे 99% ईसाई रहते हैं। वाई नॉट वी कॉल देम क्रिश्चियन यूरोप? साथ में चलता है, क्रिश्चियन यूरोप पैदा हो गया, क्रिश्चियन यूरोप के अंदर नाटो भी बन गया, क्रिश्चियन यूरोप के अंदर वार्सा पैक्ट भी बन गया, 2 मुल्क पैदा हो गए, क्रिश्चियन यूरोप ने 150 साल एक दूसरे के गले काटे। क्यों नहीं कहते? पहली बात है कि ये लफ्ज बहुत गलत है इस्तेमाल।
मुल्क हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं, उनके अपने मफादात हैं, उसको वो इसी के साथ आपने इकट्ठा कर लिया। वो भुट्टो साहब की करुणवादी बहुत अच्छा किया, सबसे बड़ी बात हो गया। मसला सारा ये है कि ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं और किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हम भी अपने मफाद के लिए वहां जा रहे हैं और सऊदी अरब भी अपने मफादात के लिए इकट्ठा हो रहा है वहां पर। ईरान की सूरत हाल थी, ईरान का जिस वक्त मफाद था, ईरान ने अमेरिका का साथ दिया, अफगानिस्तान में भी दिया, इराक में भी दिया, पूरा फायदा उठाया। ईरान ने कॉन्ट्रास्ट से खरीदे, अपना इसराइल से अपना असला खरीदा, इराक से लड़ा, फायदा उठाया, अच्छा किया। अपना मुल्क है, उसका लड़ना है उसने, ठीक। सऊदी अरब का मामला है, सऊदी अरब अपने हिसाब से चल रहा है। मसला सारा यह है कि ये बेसिकली सिक्योरिटी के थ्रेट्स में चल रहे हैं। ना सऊदी अरब की इस इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में कारखाने लगने हैं, ना पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट से सऊदी अरब के अंदर बाहर आ जानी है बहुत सारी, ठीक। पाकिस्तान की प्रेजेंस भी आर्मी की थी। ये सारा रीजनल सूरत हाल ये है। मट्टी गर्म है, आज से नहीं गर्म, गुज़श्ता 35-40 साल से गर्म है। अफगानिस्तान में गर्म है, इराक में गर्म है, सीरिया, 3 दफा मैं सीरिया होके आया हूं। कौन कौन सा मुल्क है जिसका इंटरेस्ट वहां पे नहीं है? कौन कौन सा मुल्क है जिसकी प्रॉक्सी वहां नहीं चली हुई? कौन कौन सा मुल्क है जिससे अपने पैसे वाले डाले हुए? आप यमन जाके देख लें, आप वहां पर क्या हो रहा है। ये पूरे का पूरा खित्ता तबाही के धाने पे हुआ है। यूक्रेन की अब पूरी की पूरी सूरत हाल देख लें। आप सोचे ब्लिंक ऑफ द वॉर पे जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि इस वक्त वो जो उसने उसका था स्टालिनग्राड से पहले जिस बंदे था मशहूर ना, उसका ख्वाब पूरा होने वाला है कि वो कहते हैं कि हमने कॉन्स्टेंटिनोपल जो है फतह करना है। ये मामला है। इस मामले के अंदर बात लोधी साहब की बात ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं। ये पता नहीं चलेगा, 15 दिन बाद पता चलेगा कि ये प्रो अमेरिकन दौरा था या प्रो चाइनीज दौरा था, या हमें लालच दिए गए थे या हम खुद इकट्ठे चाइना था, ये लालच दिए गए थे, हम इकट्ठे हुए। हम इस वक्त वहां बुलाए इसलिए गए हैं, हमें लालच दिया गया था या हमें डराया गया था? इस जाते हुए हमारे साथ वो किया जाए जो वियतनाम से जाते हुए कंबोडिया के साथ किया गया था। वियतनाम तो संभल गया, कंबोडिया नहीं संभल सका था। अगर आज हम 2 अड्डे दे देते हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल एक्जैक्टली कुछ कैफियत में पाकिस्तान आ चुका है जो 9/11 के वक्त आया था। और मुशर्रफ साहब ने तो साथ के साथ मान लिए थे, आगे पता नहीं क्या होता है। बहुत कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। और ये बात मैं लोधी साहब की बात से बिल्कुल मेरे कान खड़े हो गए कि समझ 10 दिन बाद पता चलेगी कि ये प्रो अमेरिकन था या प्रो चाइना दारा था। सही है। चले मैं इस पर नईम खालिद लोधी साहब से ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान को इस वक्त सऊदी अरब से क्या चाहिए और सऊदी अरब को पाकिस्तान से क्या चाहिए। दोनों मुल्कों के मुफादात एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर मैं रखता हूँ जनरल साहब के सामने, वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, ये बताइए सर कि पाकिस्तान सऊदी अरब से क्या चाहता है और सऊदी अरब की पाकिस्तान से क्या ज़रूरियात जुड़ी हुई हैं? दोनों के एक दूसरे के साथ मुफादात जो हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं? जी देखिए, कुछ तो चीज़ें होती है ना बाईलैटरल, जो 2 मुल्क आपस में जो भी करते हैं, उसमें भी मल्टीलैटरल चीज़ें हैं, उसमें पोलिटिकल एक दूसरे की जो मदद है, इकोनॉमिक मदद जो है, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, 100 चीज़ें हैं, ट्रेड एंड ऑल दैट। उसमें जो सऊदी अरब को चाहिए था वो तो पाकिस्तान ने दे दिया। और वो मैं आपको बताता हूँ, वो स्टेटमेंट है आर्मी चीफ की, या जब ये मिले हैं सलमान बिन मोहम्मद को, उनको मोहम्मद बिन सलमान जी कि उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब और मक्का मदीना की हिफाजत करेंगे। और ये उन्होंने बरमला कहा है। और मेरा ख्याल है कि पहले सिर्फ दोनों शहरों की बात करते थे, भी पूरे सऊदी अरब की हिफाजत की बात की है। दूसरा एक होता है रीजनलिज्म या मल्टीलैटरलिज्म। उसमें अभी सऊदी अरब कुछ तो अपना जो मामलात हैं, साफ ज़ाहिर है वो तो होंगे। ये जो आप कश्मीर की बात कर रहे थे, उसका तो कोई इम्कान नहीं है। साफ ज़ाहिर है कि भारत अभी भी उनके लिए ज़्यादा अहम है, भारत उनके लिए बड़ा मुल्क है। तो वो सही कह रहे थे नजमुल साकिब साहब कि पूरी जो ज़मीनी सेटिंग है उसके मुताबिक ही हमें अपनी उम्मीदें रखनी चाहिए, उसके मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि ज़मीनी सिचुएशन एक होती है बनी बनाई, जो आपके ऊपर थोप दी जाती है। एक ज़मीनी सिचुएशन वो होती है जिसमें आप भी कोई किरदार अदा करते हैं। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम, मेरा ख्याल है कि ज़मीनी सिचुएशन में अपना कोई किरदार समझते ही नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा कोई काम नहीं है ज़मीनी सिचुएशन बनाने में। क्यों भाई, ये जो आप इतनी मेहनत से और इतनी कोशिश से वहाँ पर अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान में, क्या जवाब में आप कुछ भी मांगने आपका हक नहीं बनता? मतलब क्या वन वे सर्विस है ये? क्या हमने सिर्फ लोगों की खिदमत करना अपना वतीरा बना लिया है? क्या जवाब में कहीं हम रुक नहीं सकते थे, कहीं हम ठुक नहीं सकते थे? मेरा ख्याल है कि अब वो टाइम आया हुआ है। और मुझे लग रहा है
कि ये जो गए हैं आए हैं, उससे पहले बहुत सारे टेलीफोन आए हैं पाकिस्तान में, आपको पता है घंटों घंटों बातें हुई हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप ने इस दफ़ा थोड़ा सा कुछ अपना आप दिखाया है, ये मेरा अंदाज़ा है, कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, जिसके ऊपर ये पूरा काम हो रहा है। तो वो जो आप कह रहे थे कि डराने के लिए बुलाया है या कुछ देने के लिए बुलाया या लेने के लिए बुलाया, बात ये है कि उनके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। उन जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने डराने वाली लिस्ट भी आपके सामने रख दी है और आपको देने वाली लिस्ट भी आपके सामने रख दी है। बस आपने यही देखना है कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। और मेरा ख्याल जल्दबाजी में ये फैसला होने वाला नहीं है। वहाँ से सारे ये हो आए, देख लें, उनसे बातचीत कर लें, वापस आएँ, आपस में मशवरे करें और उसके मुताबिक जो है फैसले करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हो सकती हैं, उनमें बहुत फायदे हो सकते हैं दोनों मुल्कों को। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बड़े तनाज़ुर में हैं, उसमें पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट देखेगा और देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं इरशाद साहब एक और मामले को भी शामिल करना चाहता हूँ गुफ्तगू में, और वो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो खिताब था सफारतकारों के साथ वीडियो ज़रिए से, उस पर अब बहस हो रही है कि ये इमरान खान साहब ने सही किया या उन्होंने गलत किया, उनको क्या इन अल्फाज के साथ तनकीद करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। इरशाद साहब, आपके ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म ने गलत कहा या ये टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए था, या दोनों ही चीज़ें ठीक हैं? इससे पहले मैं एक बात करूंगा, ये अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मेरी मालूमात हैं वो ये है कि ये तो ख़तरा मौजूद है कि अमेरिका अगर जाता है और वहाँ अमन नहीं होता तो उससे वहाँ की बदअमनी हम पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी दोनों सूरतों में। अगर तालिबान गालिब आ जाते हैं, जिसका इम्कान मौजूद है, तो भी होगा, और अगर खाना जंगी की कैफियत पैदा होती है तब भी हम सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा जो रोल बन रहा है या हमसे जो रोल मांगा जा रहा है वो ये है कि जी हम कोशिश करें कि ये मामलात तालिबान के दरमियान और अशरफ गनी के दरमियान तय कराएँ, बाई हुक और क्रुक, जिस तरह भी हो सकता है तय कराएँ, ताकि आप भी बच जाएँ और हम भी बच जाएँ। और इसमें जो एक ख़दशा मौजूद है कि वो ख़ुद अमरीकी फ़ौज के जाने के बाद मौजूदा हुकूमत या ये जो ग्रुप है अमरीका नवाज़ अशरफ गनी वगैरह का, ये कैसे वहाँ सरवाइव कर सकता है। तो उसमें इंडिया की तरफ भी एक यानी एक इम्कान मौजूद है कि इंडिया से कोई मदद मांगी जाए, इंडिया की वहाँ फ़ौजी दस्ते या पुलिस वगैरह जो कुछ मांगी जाए। तो ये अंदेशा है जिसकी वजह से हमारा रोल जो है हमारे अपने मुफाद में, अमेरिका के मुफाद में नहीं, अपने मुफाद में बनता है कि हम कुछ न कुछ सूरत हाल करें। बाकी जहाँ तक सफारत खानों का मामला है, मैं यकीन करें बतौर जर्नलिस्ट 15-20 मुल्कों का मैंने दौरा किया और सिर्फ एक दौरा मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ किया है। बाकी मैंने अपने तौर पर दौरा किया है, अपने तौर पर गया हूँ और कई हफ्ते रहा हूँ। एक आधी अल्लाह का बंदा ऐसा मुझे मिला होगा जिसने कहा होगा कि जी सफ़ीर साहब बहुत अच्छे हैं या कौंसल जनरल अच्छे हैं या फर्स्ट सेक्रेटरी बहुत अच्छे हैं। हर पाकिस्तानी, जहां आप अमेरिका चले जाएं, चाइना चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, आप बरतानिया चले जाएं, हर जगह पे हमें जो शिकायत मिलती हैं और ज़्यादातर शिकायत जेन्युइन होती हैं कि इंडियन, हम मुकाबला वहाँ होता है इंडियन सफ़ीर के साथ। इंडिया के सफ़ीर और सफारती अमले का रवैया जो होता है अपने शहरियों के साथ वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हमारे यहाँ बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक अंदाज़ है, ये है ही तसव्वुर नहीं है कि ये लोग जो हैं हमारे कुछ लगते हैं, वो समझते हैं ये हमारे लिए मुसीबत बनते हैं, आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, फौरी तौर पर हमें चाहिए जनाब। और वहाँ इरशाद साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है, लेकिन इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था, ये इन कैमरा मीटिंग होनी चाहिए थी जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर से मतलब ये है कि इन कैमरा इतनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसका कोई फ़ायदा हुआ है? और भाई पब्लिक क्यों ना हो, एक चीज़ जो हो रही है वो गलत हो रही है, वो गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको रोकथाम नहीं करनी, किसी ने अपना एतराफ़ नहीं करना जी हमारे यहाँ गलती हो रही है जी वो पब्लिक क्यों हो गई है। भाई आप अगर इतने अच्छे लोग हैं, अच्छा ये एक अजीब व गरीब हमारे हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारी बहुत अच्छी है जी, हुकूमत उनको हुक्मरान काम नहीं करने देते, हमारे सफ़ीर सफारत खाने बहुत अच्छे हैं। और भाई पाकिस्तान अगर हालत ख़राब है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो ज़र मुबादला भी भेजते हैं और वहाँ ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी बसर करते हैं, अगर वो ना करदा जुर्म में भी जेल चले जाएँ, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई फौत हो जाए तो वतन वापसी के लिए वो चंदा कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी इस्लाह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पहली बात।
दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर इंक्वायरी कराई और वो सफ़ीर साहब का रवैया सामने आया तो उसका इजहार क्यों नहीं होना चाहिए, और लोगों को क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि उस सफ़ीर साहब जो आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ और उनके अमले के ख़िलाफ़ यहाँ इंक्वायरी हो रही है वो क्यों हो रही है। पब्लिक को नहीं होना चाहिए पता, पब्लिक ही का तो प्रेशर होता है जिसकी वजह से हमारे हुक्मरान जो हैं कुछ ना कुछ करने पर आमादा होते हैं, और हमारे ब्यूरोक्रेट और हमारे ये लोग जो हैं, आप कहते हैं कि हर काम जो हो आप करें, अपनी मर्ज़ी करें, लोगों के साथ ज़्यादती करें और उसका किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, और अगर कोई हुकूमत एक्शन ले तो उसका भी किसी आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर ने ठीक किया, ये तनकीद भेजा हो रही है कि बिल्कुल ये उनका नुक्ता नज़र दुरुस्त है, और ये जो हमारे इस वक्त उनकी हिमायत में आ गए हैं शहबाज शरीफ साहब भी और दूसरे लोग कर रहे हैं, ये ठीक है, पॉइंट्स स्कोरिंग, राइट सर। चले मुझे जी नजमुल साकिब साहब आपकी राय इस पर सर, प्राइम मिनिस्टर ने ठीक किया? देखिए, अभी इरशाद आरिफ साहब बात कर रहे थे तो मुझे पता नहीं क्यों लगा जिस तरह उधर से ट्रैफिक आ रही है और मैं वन वे में आ गया हूं। इस पे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर कोई सिफारत खाना या कोई सफ़ीर अपना काम नहीं कर रहा और एक्सपर्ट्स हमारे जो फेलो पाकिस्तानीज अब्रॉड हैं उनका ख्याल नहीं कर रहा तो उसकी सरजनिश नहीं, उसको वापस बुला के उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन 8 या 9 मिलियन के करीब आपके जो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया में, उसमें से अब देखना यह है कि कितनी कंप्लेंट्स आपको मिली हैं, कितनी कंप्लेंट। और अगर आपने बात करनी थी, बिल्कुल ठीक है, पहले ये होता था, और मैं बताता चलूं आपको कि 5 बर्रे आज़मों में 11 ममालिक में मैं सफारती असनाद पेश कर चुका हूं। इसका मतलब यह है कि 5 बर्रे आज़मों में कहीं ना कहीं पे मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ वास्ता तो पड़ा होगा। साउथ अफ्रीका में रहने वाले 2 लोग जो हैं, 2 लाख लोग इस बात का गवाह है कि मैंने वहां क्या किया या एम्बेसी ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया। 2-3 बातें बड़ी जरूरी हैं यहां पे समझनी। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी कैलस हैं। अब वो कौन कैलस हैं? क्या उसमें कनाडा भी शामिल है? क्या उसमें अमेरिका के सफीर भी शामिल हैं? क्या उसमें जापान के सफीर भी शामिल हैं? क्या उसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की के भी सफीर शामिल हैं? मेरा ये ख्याल है कि उसमें अगर बता दिया जाता, उन्होंने 3 मुल्कों को सिंगल आउट किया है। सबसे पहले सऊदी अरेबिया, फिर उसके बाद यूएई और उसके बाद कुवैत। यूएई और कुवैत, इन 3 मुल्कों को उन्होंने किया है, और सऊदी अरेबिया से तो वो सफीर को वापस वैसे ही बुला चुके हैं और वो इस वक्त इंक्वायरी भुगत रहे हैं। और एक बड़ी जरूरी बात जानने की ये है कि उसके पास किसी नादरा के बंदे को, किसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के बंदे को ना हायर करने की इजाजत है, उसको ना फायर करने की इजाजत है, ना ही वो वापस भेज सकता है कि तुम काम नहीं कर रहे। इसलिए जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी सफीर जो है उनको जब कंप्लेंट्स मिली तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं, और बाबा उनके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि उन कंप्लेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भेजें। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है वो लाइन मिनिस्ट्रीज, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी उस तरह से इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर सके जैसे कि इंडिया ने किया है। तो इस पर एफडीआई की बात की है, उसके लिए भी बता देता हूं, उसके लिए भी बता देता हूं। एफडीआई की उन्होंने बात की है। अब ये बताइए, मैं कनाडा में बैठा हुआ हूं, ठीक है, ये बहुत पहले की बात याद आई है, और वहां पे एक इन्वेस्टर के सामने बैठा हूं, डिप्टी हाई कमिश्नर हूं, और मैं उनसे कह रहा हूं कि जी ये आपकी जो मल्टीनेशनल, आपकी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, ये अगर एक दफ्तर खोल ले इस्लामाबाद में तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपको भी हम, और 1 विंडो हम आपको देंगे सारे ऑपरेशन। अच्छा, उसने मेरी बात सुन के अचानक अपने सामने जो स्क्रीन थी वो मेरी तरफ की, जिसमें यह था कि लाहौर में एक बहुत बड़ा जो है वो यानी मजमा इकट्ठा हुआ है, वो टायर जला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन है जो कहता है कि वायलेंस जो है वो हम करते हैं। हम वायलेंस बिल्कुल नहीं करते। अब ये है मगर सर कि मगर इस तरह के वाकयात तो सर भारत में बहुत होते हैं। नहीं असद, पूरी बात, तो वहां पर भी, पूरी बात सुन, वहां पर भी जी सर, मुझे पूरी बात लेने, अगर आप चलें जल्दी से एफडीआईज में जी बिल्कुल बाद में करते हैं जी। चलिए मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं, बाकी मेहमानों का मौक़िफ़ भी शामिल करते हैं और नजमुल साकिब साहब से भी कंक्लूड करवाएंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये साहब, एक तो ये है ना कि जी प्राइम मिनिस्टर को ये पब्लिक नहीं करना चाहिए था, ये टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए था, या जिसके साथ शिकायत है उसको अलग से कहना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को या उनकी जमात को। तो अगर वो इन कैमरा ये करते हैं तो वो उनको कैसे एतमाद में लेते हैं? एक नुकता ये भी उठ रहा है कि वो उनको फिर कैसे एतमाद में लेते हैं कि देखो मैं कंसर्न हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे इशूज़ के लिए, और मैं सिफारतकारों से बात कर रहा हूँ। और ये साहब देखिए, पहले तो बात है कि ये हो गई बात, अब तो हो गई ना। अब तो जो डैमेज डन होना तो हो गया। ये तो पहली दफ़ा नहीं हुआ, बैठा हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीर निकाल दें, वो भी इसी तरह की बैशिंग किया करते थे मुख्तलिफ जगहों पर जाके, इसको छोड़ दें। रियलिटी सिचुएशन को असेस करने का वक्त है जी। अगर मैं कहूं कि मैं 35 साल 40 साल सिविल सर्विस में गुजारी है, तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है उससे बेहतर ब्यूरोक्रेसी शायद दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, तो मेरे शायद सबसे बड़ी गलत बयानी से काम ले रहा हूँ। मसला समझ जाए कि हमारे यहाँ मामला है और हम जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, हमें पता है। जो उन्होंने बात की है ना कि हम जो है वो एक कॉलोनियल माइंडसेट है, आपका कॉलोनियल माइंडसेट है। आप शांजलीजे में घर लेके रहते हैं, आप शाह फारूक के घर में रहते हैं, आप यू लिव लाइक वाइसराय। आपको अमेरिकन एम्बेसी में पुरानी बिल्डिंग जो है जो हिस्पानी खरीद के देता है वो आपको पसंद नहीं आती, आप नहीं बना लेते हो। आप कहते हो वो लिस्टेड बिल्डिंग में हम नहीं रहना चाहते जो कि 250 बिल्डिंग में से है, आपका दम घुटता है। मैंने एक छोटी सी पोस्टिंग की हुई है ईरान के अंदर। आई हैव रियलाइज द थिंग्स के उसके अंदर जो कुछ फॉरेन ऑफिस को जो हमने तबाह किया है उसमें अकेले फॉरेन ऑफिस का काम नहीं है, हमने हर तरह का बंदा उसमें घुसाया है। हमने नाजरा को घुसाया, हमने कमर्शियल टैक्सी घुसाया, हमने अपने रिश्तेदारों को बना के वेलफेयर टैक्सी घुसाया, हमने तो चूचू को मरबा बनाया हुआ पाकिस्तान के सफारत खानों को, और वो सुनता कोई नहीं। एक सफीर जो है ख्वाह पर बैठा हुआ है, बट दैट्स ऑल। अच्छा, अगरचे कि ये बात भी गलत है कि सफीर की पावर्स नहीं होती, लेकिन उसके पीछे मसला यह है कि अगर वजीर खारजा का भांजा उसका कमर्शियल टैक्सी लगाओ, क्या करेगा वो? या वजीर लेबर का जो है वो जो भतीजा जो है जो दामाद जो है वो लाके लगाओ, कमर्शियल काउंसिल लगाओ, फिर क्या करेंगे आप? पाकिस्तान को फॉरेन ऑफिस को ओवरऑल करना। और बात बिल्कुल ठीक है, हम कंपैरिजन करते हैं वहां इंडियंस के साथ। इंडियंस की एम्बेसी में कौन सी कंप्लेंट है जहां सुनने को नहीं मिलती लोगों की? वहां पर मैं कम से कम 30-35 मुल्कों में मैं खुद गया हूं। प्रोएक्टिव नहीं है हमारा, ना ब्यूरोक्रेट प्रोएक्टिव है, ना फॉरेन। एक सफीर जो होता है वो स्पेशल एनवॉय ऑफ द कंट्री होता है, वो खुद पॉलिसी मेकिंग कर सकता है, बना सकता है, इनिशिएटिव ले सकता है। इस बात से तो किसी को कोई ताल्लुक नहीं होता ना कि आप अपने पब्लिक के साथ जाके घुल मिल जाए। कैसे सूरत हाल? मैं छोटा सा आपको वाकया ईरान का बता सकता हूँ। ईरान में इनका एक स्कूल था, उस स्कूल को ईरानी जो थे ना ग्राउंड देते थे, स्कूल को ना ईरानी हाल देते थे, और ना वो इंग्लिश बच्चे वहां पढ़ने देते थे, क्योंकि तल्लुकात हमारे सफीर साहब के थे। अच्छा, वो जब मैं चूंकि पुराने तल्लुकात उनके थे, मैंने जब बात शुरू की उनके साथ, तो उन्होंने कहा जी मसला समझ जाए कि इतना अरसा हो गया सफीर साहब को, इनको आज जैसे वो कहते हैं मरासिम, यानी ये फारसी के अंदर 2-3 फिक्रे जो है सलाम दुआ के भी नहीं बोल पाते। अब क्या करें हम इसको? ये जो लेवल है ना, ये मैं ये रियलाइज करें, पब्लिक में बताएं। नजम साका हमारा दोस्त है, मेरा 25 साल से दोस्त है, इसको पता है कि हम जब तक ये नहीं करेंगे ये रियलिटी सिचुएशन में नहीं आएंगे, हमें रियलिटी चेक देना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। एक नुकता जो ये कहा गया इसमें, एक सेकंड, ये जो सऊदी अरब में मिसाल तो सऊदी अरब की दी है ना, सबको नहीं कहा उन्होंने, सऊदी अरब का हवाला दे के सऊदी सफारत खाने का हवाला दी। सऊदी अरब में जो स्कैंडल, हज स्कैंडल आते रहे हैं, हर साल आते हैं, उसमें सफारत खाने, वो सिर्फ हज डायरेक्टरेट का काम होता है या सफारत खाने का भी कोई किरदार होता है कि वहाँ इंडियन को आधी कीमत पे, आधे किराए पर वो बिल्डिंग्स ले रहे हैं, हम डबल पे ले रहे हैं वहाँ? यानी ये हुआ बाकायदा कि एक साइड पे यानी मिना में एक साइड पे पाकिस्तानी वो है रेस्टोरेंट है और एक साइड पे इंडियन है। वहाँ दाल की 10 रियाल की दाल मिल रही है और वहाँ 2 रियाल की मिल रही है। तो ये सारा कुछ जो है होता है पाकिस्तानी स्कूलों की, वहाँ जो हशर होता है, मसाइल हैं, आप कह रहे हैं प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छे सफीर हैं, अच्छे एहलकार हैं, सफारतकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहाँ गलती है उसको निशानदेही किया गया, खराबी है वो मौजूद है। राइट सर। नईम खालिद लोधी साहब, एक तनकीद ये हो रही है
कि जी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के साथ कंपैरिजन क्यों कर दिया जी, कि इंडिया के सफ़ीर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान के सफ़ीर इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आ रहे। आपके ख्याल में ये काबिल एतराज़ बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने की? जी देखिए, अगर ओवरऑल अगर आप मुझे इजाज़त दें, पहली बात तो ये कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस की खराबी है, इसमें कोई फॉरेन ऑफिस अकेला इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं पाकिस्तान में, उसमें मेरे ख्याल में मैंने बहुत सबके साथ चूँकि मैं डील कर चुका हूँ, फॉरेन ऑफिस जो हमारे हैं ये बेहतर इंस्टीट्यूशन है हमारे बाकी इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में, एक बात। दूसरी बात ये कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अभी आप देखें 7-8 मिलियन अगर हमारा डायस्पोरा है तो उसमें से आधा जो है वो ये सऊदी अरब, यूएई और कतर में मौजूद है, और हमें ये देखना है कि क्या आपने उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है अपनी एम्बेसीज को कि वो उनके साथ डील कर सकें। इसको तो रख दे एक तरफ। मेरे भाई, ये बात है लीडरशिप और मैनेजमेंट की। कोई भी गवर्नमेंट जो है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये दस्तो बाजू हैं। अगर आप अपने बाजू काट कर कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो सकता। इट इज सो सिंपल। आपने सारी ब्यूरोक्रेसी को लान तान कर दी, आपने फॉरेन ऑफिस को लान तान कर दी, आप पुलिस तो है ही बुरी, ना आपके पास हाथ है ना पाँव है, आप कैसे इस मुल्क को चलाएंगे? राइट सर, तो ये तरीका होता है अच्छे, आप कह रहे हैं तरीका ठीक नहीं जाता है। नजम साकिब साहब, 2 जुमलों में का सही तरीका नहीं है। जी नजम साहब, 2 जुमलों में अगर आप कुछ कहना चाहें, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया सर। मेरे फॉरेन ऑफिस पे बातें हुई हैं, सफरा पे बातें हुई हैं, सिफारतकारों पे बातें हुई हैं, सिफारत खानों पे बातें हुई हैं। ये सारा सच नहीं है। ये थोड़ा सा सच कहीं हो सकता है, शायद किसी एक मुल्क में किसी एक सफीर राइट सर, इसका मतलब ये है कि गलत जगह पे कोई गलत काम किया है। सारा खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, नईम खालिद लोधी साहब, औरिया साहब, इशाद साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।